अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर मैंने वर्ड सेलुलर रिस्पायरेशन यूज़ किया है। सेलुलर मैंने इसलिए ऐड किया है कि आप रिस्पायरेशन को गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग से कंफ्यूज ना करें, बिकॉज ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म वाइल सेलुलर रिस्पायरेशन इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म। सेलुलर रिस्पायरेशन को इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। इंट्रासेलुलर मीन इनसाइड द सेल, सो रिस्पायरेशन विच इज हैपनिंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर इनसाइड द लिविंग सेल ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एटीपी इज रिलीज्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहा होता है और आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है और उसके नतीजे में रिलीजेज ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और आपको अगर पता हो तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्जर मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो और उसके नतीजे में रिलीज ऑफ एनर्जी हो, ऐसे प्रोसेसेस को, ऐसे मैकेनिज्म को कैटाबॉलिक प्रोसेस और मैकेनिज्म बोलते हैं। सो रिस्पायरेशन इज अ फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैंने वर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज़ किया है। तो ये जो ऑर्गेनिक फूड होता है ना, इसकी ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस के नतीजे में होती है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आप जानते हो तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये सारे प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शंस से रिलेटेड हैं अकॉर्डिंगली। फूड मालिक्यूल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फूड की 3 फॉर्म होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये सारे मालिक्यूल्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा प्राइम फोकस कार्बोहाइड्रेट पर होगा बिकॉज आपके कोर्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया गया है। एनीवे प्रोटीन और लिपिड भी रिस्पायरेशन में एनर्जी जनरेशन का बायस बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज पर हमारा फोकस होगा। कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि आपकी बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है आपकी बॉडी के अंदर और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो आपकी बॉडी यूज़ करती है। अगर कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं फिर लिपिड की ब्रेकडाउन शुरू होती है और उसके नतीजे से, उसकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है आपकी बॉडी यूज़ करती है। अगर लिपिड के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएँ तो फिर प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू होती है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर मैंने एक ओवरऑल इक्वेशन लिखी है रिस्पायरेशन की और ये एक एरोबिक रिस्पायरेशन की इक्वेशन है और ये जस्ट ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस अगर आपको याद हो तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। रिस्पायरेशन उसका रिवर्स है। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर्ड हो रही है और 36 एटीपीज एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन का केस है, यानी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी और कार्बोहाइड्रेट और वाटर की सिंथेसिस भी नहीं होगी, वो हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एटीपी एंड नॉट यूज डायरेक्टली। एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल में क्यों ट्रांसफ़र होती है, डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं होती? तो ऐसा है कि एटीपी जो है बहुत स्मॉलेस्ट करेंसी है एनर्जी की आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सपोज आपके सेल को 6 एटीपी एनर्जी एट अ टाइम रिक्वायर है और अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो उससे 36 एटीपी एनर्जी रिलीज़ हो रही है और आपके सेल को सिर्फ 6 एटीपी की अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तो 6 एटीपी अमाउंट की एनर्जी आपका सेल यूटिलाइज कर लेगा। बाकी जो 30 एटीपी अमाउंट की जो एनर्जी होगी वो वेस्ट हो जाएगी या आपकी बॉडी को हीट अप करने का बायस बन जाएगी। तो ये एक हार्मफुल वे हो जाएगा, इसलिए आपकी बॉडी इसे एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और एटीपी जब भी आपको ज़रूरत हो वो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक नाम से जाहिर है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो एरोबिक रिस्पायरेशन नीड ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो भी रिस्पायरेशन एरोबिक नहीं होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। सो ऐसे कौन से सेल हैं
हमारी बॉडी के अंदर जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अगर आप देखें तो रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आल्दो उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है बट उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। और ऑक्सीजन कब नहीं होती? ऑक्सीजन जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो जाए मसल सेल्स में, तो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। एनीवे, दूसरी जो टाइप है उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। नीड नो ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रिस्पायरेशन विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस हो रही होती है बॉडी के अंदर। इट अकर्स रेयरली एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑल्दो ये बॉडी के अंदर कम मिकदार में होती है और ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है। 2 ATPs पर ग्लूकोज मालिक्यूल की सिंथेसिस होती है, यानी यहाँ पर 36 ATP जनरेट हो रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ATP एनर्जी जनरेट होगी। और ये जब आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करने से आपकी मसल के जो सेल्स हैं, अगर हम बात करें तो मसल्स के सेल के अंदर ऑक्सीजन इतनी जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, तो वहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है जो कि पेनफुल भी होता है। बहुत ज़्यादा देर तक आप वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी को उस लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करना है। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल से। रिस्पायरेशन अकर्स इन 3 स्टेप। रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस ऐसा स्टेप है जो बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में कॉमन है, यानी रिस्पायरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, उन दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ज़रूर होगा। अगर रिस्पायरेशन एरोबिक है, यानी अगर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होगी, तो दूसरा स्टेप यानी क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी स्टार्ट होगा और इनके नतीजे में अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ग्लाइकोलाइसिस को हम डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 मालिक्यूल। ग्लूकोज 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, सो इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecule of pyruvate 3 carbon and a net gain of 2 ATP molecules occur। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 6 कार्बन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा into 2 3 कार्बन मालिक्यूल और नेट गेन ऑफ 2 ATP मालिक्यूल हासिल होगा। यानी यहाँ पर देखें 2 ATP की एनर्जी एनारोबिक रिस्पायरेशन। सो एनारोबिक रिस्पायरेशन में बेसिक ग्लाइकोलाइसिस ही हो रही होती है, ठीक है। सो इसके नतीजे में क्या होगा, सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी। ग्लाइकोलाइसिस आपकी बॉडी को सिर्फ 2 ATP एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में अकर होता है ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमेना, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटेड इन 2 फेज। ग्लाइकोलाइसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज इज प्रेपरेटरी फेज एंड द सेकंड इज ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ये थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस जाकर 2 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मालिक्यूल बनाता है जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। 6 कार्बन मालिक्यूल ब्रेक डाउन होकर 2-3 कार्बन के मालिक्यूल बनाता है। कौन से? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फोटोसिंथेसिस के अगर केल्विन साइकिल आपने डिस्कस किया हो, वहाँ पर भी इसकी सिंथेसिस हो रही होती है। इस स्टेप को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं और इसमें 2 ATP यूटिलाइज होते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 2 ATP यूज्ड होते हैं। इसे इन्वेस्टमेंट आप समझ लें, बाद में जो है एनर्जी रिलीज होगी उसे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूज़ हो रही है, उसे प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। 2 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मालिक्यूल की सिंथेसिस हो चुकी है। अब क्या होता है, 2 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मालिक्यूल थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस जाकर 2 पाइरूवेट के मालिक्यूल बनाते हैं। ये भी 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की चेंजेस हो रही होती हैं और इसके नतीजे में 4 ATP एनर्जी रिलीज होती है और साथ में 2 NADH के मालिक्यूल भी रिलीज होते हैं, ठीक है। इस फेज़ को ऑक्सीडेटिव फेज़ बोलते हैं। इसमें क्या और होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो हेयर वी डिस्कस्ड रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर देखें 4 ATP रिलीज हुए हैं, तो 4 - 2 विल गिव अस 2 ATP। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस हमें 2 ATP एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
ओके अब हम ग्लाइकोलाइसिस के जो दो फेजेस हैं यानी प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज इनको डिटेल से देखने वाले हैं। और हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कन्वर्ट होता है इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। सो ये कैसे कन्वर्ट होता है, किन स्टेप से गुजरता है, कहाँ कहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, ये सारा हम अभी देखने वाले हैं। सो इस ग्लाइकोलाइसिस के लिए सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज का होना ज़रूरी है जो 6 कार्बन के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। सो हेयर वी हैव अ ग्लूकोज मालिक्यूल। ग्लूकोज का मालिक्यूल फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एंजाइम। एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज होगा, एटीपी का एक फॉस्फेट टूट कर ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा और ये ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट आकर अटैच हो चुका है। ये सारे स्टेप्स एंजाइम की प्रेजेंस में होंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है। और आइसोमर आप जानते हैं हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यानी इसमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये क्यों बनता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने साथ 2 फॉस्फेट नहीं अटैच कर सकता, बल्कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपने साथ 2 फॉस्फेट अटैच कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी इस मॉलिक्यूल की दोनों साइड पर फॉस्फेट अब अटैच हो चुका है। एक तो जहाँ पर अटैच था, अब कार्बन नंबर 1 पर भी एटीपी से फॉस्फेट अटैच हो चुका है। रिस्पायरेशन का मकसद क्या होता है, एनर्जी जनरेट करना, बल्कि जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनर्जी यूज़ हो रही है। तो ये जो एनर्जी जो है ये एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि नेट गेन ऑफ एनर्जी हो रहा होगा। ये एनर्जी आप यहाँ पर समझ लें कि एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 6,1,6 बाइफॉस्फेट का जो मालिक्यूल है ये अनस्टेबल मालिक्यूल है और ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2-3 कार्बन मालिक्यूल। 2-3 कार्बन के मालिक्यूल्स बन जाएंगे। वन मालिक्यूल इज DHAP जिसे डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट कहते हैं, एंड द सेकंड मालिक्यूल इज PGAL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। इसी स्प्लिटिंग की वजह से इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, यानी स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो DHAP है और PGAL है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और सेल जो है PGAL को ही यूज़ करता है फॉर फर्दर ब्रेकडाउन, यानी सेल यूज्ड PGAL, hence DHAP will also be converted into PGAL। ये जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है इसको ही सेल यूज़ करता है फॉर फर्दर ब्रेकडाउन, इसलिए ये जो DHAP है डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट ये भी PGAL में कन्वर्ट होगा। सो हेयर वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स सपोज सिंथेसाइज हो चुके हैं क्योंकि DHAP भी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर जाकर प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस का। अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बन चुके हैं, ठीक है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग से। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है इसमें ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप जानते हैं ना हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर ये जो PGAL का मॉलिक्यूल है इससे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा विद द हेल्प ऑफ NAD। ये NAD का जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, PGAL से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। अब इस ऑक्सीडेशन की वजह से और यहाँ पर रिडक्शन हुई है, इसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी क्या करेगी, एक फॉस्फेट को आकर अटैच कर देगी PGAL के साथ, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो बनेगा वो होगा बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में PGAL लिखा है। अब ये बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड फर्दर क्या होगा, कन्वर्ट होगा इनटू PGA फॉस्फोग्लिसरेट जो कि एक एसिड है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिखा है क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने 2 NAD लिखा है क्योंकि 2 NAD यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं 2 NADH पर। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है
ये जो है एडीपी में जाकर शामिल होगा और एडीपी से 2 एटीपी की सिंथेसिस होगी। सो यहाँ पर 2 एटीपी की सिंथेसिस हो चुकी है। अब ये जो फास्फोग्लिसरेट है ये फर्दर कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनटू फास्फोइनोल पाइरूवेट, पीईपी इन शॉर्ट कहते हैं, और इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फास्फोइनोल पाइरूवेट जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पाइरूवेट में, यानी इसके साथ ये जो फॉस्फेट है ये अगेन जाकर एडीपी के साथ अटैच होगा और एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 मॉलिक्यूल जो हैं 2 एटीपी एनर्जी जनरेट यहाँ पर करेंगे। अब ये जो पाइरूवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये जनरेट हो जाएगा। अब टोटल यहाँ पर आप एनर्जी देखें, 2 एटीपी यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, 2 एटीपी यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो टोटल कितने एटीपी सिंथेसाइज हो चुके हैं? 4 एटीपी। और यूज़ कितने हुए थे? यहाँ पर 2 एटीपी यूज़ हुए थे। तो यहाँ पर हम 2 एटीपी से 4 एटीपी को माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना गेन आ चुका है? 2 एटीपी का गेन आ चुका है। सो नेट गेन जो है ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपीज होता है। अब यहाँ पर पाइरूवेट तो सिंथेसाइज हो चुका है, इस फेज़ को ऑक्सीडेटिव फेज़ कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ये जो पाइरूवेट है अब इसकी किस्मत है कि अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन है तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हैं तो इस पाइरूवेट से एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी। और एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियरली समझ आई होगी। सिंपल स्टेप्स हैं, ग्लूकोज कैसे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स से जाता हुआ पीजीएल की सिंथेसिस करता है, 2 पीजीएल, फिर कैसे स्टेप से परफॉर्म होते होते पाइरूवेट की सिंथेसिस करते हैं और कहाँ कहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये जो NADH का मालिक्यूल है इसकी फैट, इसकी लक हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये बड़ा हेल्पफुल होता है, इन्हीं से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।